हेलो स्टूडेंट्स। एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे थे और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में दो लेक्चर हम लोगों ने देखा है, जिसमें से पहला जो है इंट्रोडक्शन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और दूसरे में हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के बारे में बात किया था, और तीसरे में मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात किया था और कार्नाट रेफ्रिजरेटर की बात किया था। अब जो है हम लोग इसमें बात करेंगे नेक्स्ट कार्नाट रेफ्रिजरेटर में, और कार्नाट रेफ्रिजरेटर में सीओपी निकाला था रेफ्रिजरेटर की। ठीक, रेफ्रिजरेटर की सीओपी भी निकाला था हम लोगों ने। तो अब जो है इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो चुका था। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर की बात कर चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग हीट पंप की बात कर लेते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक सीओपी होता है, एक रेफ्रिजरेटर होता है और एक हीट पंप होता है। ठीक है, जैसे ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, बड़े पैमाने पर ठंडा करने के लिए एसी होता है। ठीक है, और उसी तरीके से गर्मी के दिन में ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर और एसी होता है। उसी तरीके से जाड़े के दिनों में गर्म करने के लिए किसका प्रयोग होता है? हीट पंप का प्रयोग होता है। तो जैसे अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, कुछ बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर, ठीक, तो अगर हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर को तो देखिए रेफ्रिजरेटर में क्या होगा कि इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और एक जो है इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक, और इसमें जो है ये ले लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें जो है, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक जगह से हीट निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, और दूसरी जगह जो है हीट को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये लोअर टेम्परेचर है, ये टीएल है, लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर से ये हीट को क्या करेगा? लोअर टेम्परेचर से हीट को निकालेगा, और ये कहाँ पे भेज देगा? इसको कहाँ रिजेक्ट करेगा? हायर टेम्परेचर पर, टी एच। ठीक, हायर टेम्परेचर। तो यही यहाँ पे डिजायर्ड प्लेस होगा। ये क्या होगा? डिजायर्ड प्लेस। ठीक, अगर ये डिजायर्ड प्लेस है, जिस प्लेस पर हमें ठंडा करना है, अगर ये प्लेस है जहाँ से हीट निकाली जा रही है, और हीट निकाल करके कहाँ भेज दी जा रही है? हायर टेम्परेचर पे भेज दी जा रही है। एटमॉस्फेयर है या फिर कुछ भी हो सकता है जहाँ पर ये हीट रिजेक्ट हो रही है। बट इस काम को करने के लिए हम लोग जानते हैं कि नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वर्क क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। डब्ल्यू क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये एक क्या होगी? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होगी। ठीक है, और इसका जो सीओपी आया था हम लोगों ने देखा था कि सीओपी इक्वल टू आया था टी एल डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल। ठीक, यानी कि लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई लोअर टेम्परेचर माइनस हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक, ये हो जाता है। ठीक है, अगर हम हीट पंप की बात करें तो देखिए हीट पंप भी इसी तरीके से होता है। क्या डिफरेंस होता है हीट पंप में? हीट पंप, ठीक है, हीट पंप, और ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है, ये सीओपी जो होती है, ये केवल कार्नाट या फिर आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए होती है। कार्नाट या आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक, कार्नाट या फिर आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए होती है। अदरवाइज अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो है सीओपी जो है अदर
इसमें सारी प्रोसेस क्या होती है, कारनाट रेफ्रिजरेटर में सारी प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। बाकी अगर कोई प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर होगा तो उसमें यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क कंज्यूम्ड, कितना वर्क कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है आप दूसरे फॉर्म में देख सकते हैं यहाँ पर कि COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हम लोग जानते हैं कि हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट एब्जॉर्ब होता है और वर्क डन होता है हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, ठीक। तो चूंकि हीट एब्जॉर्ब किया जाता है किससे, लोअर टेम्परेचर से, ठीक है, और रिजेक्ट किया जाता है हायर टेम्परेचर। तो रिवर्सिबल के केस में इसको TL लिख सकते हैं, इसको TH लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, TL लिख सकते हैं। बट अदर केसेस में जो होगा ये केवल इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आइडियल में जो रेशियो होता है हीट का और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो समान होता है, जबकि प्रैक्टिकल में जो चीज़ें होती हैं कुछ इरिवर्सिबल चीज़ें होती हैं, इसलिए हीट का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो समान नहीं होता है। ये बात थर्मोडायनामिक्स से आप लोग भली भांति जानते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात कर लिया हमने रेफ्रिजरेटर का। अगर हम हीट पंप की बात करें तो देखिए हीट पंप में भी जो होगा बिल्कुल जो है वो उसी तरीके से होगा, कोई अंतर नहीं होगा हीट पंप में, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा मैं अभी हीट पंप को भी। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि हल्का सा इसमें डिफरेंस होगा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या होगा कि अगर इसको देखेंगे आप, ठीक, ये हो गया। ये भी चूंकि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगी, ठीक है, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगी तो इसमें भी वर्क देना पड़ेगा। तो आइए इसमें वर्क दे देते हैं, इसको भी क्या करेंगे, वर्क दे देंगे इधर से, ठीक। अब देखिए क्या चेंज है, अब आएगा ट्विस्ट, ठीक। ये जो है हायर टेम्परेचर है, ठीक, हायर टेम्परेचर, ठीक। या फिर इसको लोअर लिखते हैं, इसको जो है लोअर टेम्परेचर लिखते हैं, लोअर टेम्परेचर, ठीक। और ये जो है हायर टेम्परेचर, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हीट एनर्जी को निकाल करके, ठीक, हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब था, एक्सट्रैक्ट था, और ये हीट एनर्जी क्या था, रिजेक्ट था, ठीक है। यहाँ से हीट एनर्जी को निकाल करके, ठीक है, और यहाँ पर हीट एनर्जी को क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हीट एनर्जी रिजेक्ट कर देंगे इसमें। बट बिल्कुल वही हो रहा है इस बार भी। कोई चेंज दिख रहा है, कोई चेंज आपको दिख रहा है? अभी भी मैंने वही लिखा है यहाँ पर जो पिछली बार मैंने लिखा था, अभी भी वही बनाया है यहाँ पर, बिल्कुल वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो कोई चेंजिंग नहीं है तो होगा क्या यहाँ पर, यह है W इधर से दिया गया। तो फिर अंतर कहाँ पर है, अंतर ये है कि इस बार ये वाला क्या है, डिजायर्ड प्लेस है, डिजायर्ड प्लेस। डिजायर्ड प्लेस मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जिस प्लेस पर हमको जरूरत है। अरे ठंडा करने के लिए फ्रिज में ठंडा करने वाला जगह होता है, वो डिजायर्ड प्लेस होता है, वहां पर ठंडा महसूस होता है। गर्म करने के लिए जाड़े के दिनों में क्या होता है, जो डिजायर्ड प्लेस होता है वो हमारा रूम होता है, तो उस समय वहां पर क्या लगा होता है, हीट पंप लगा होता है, तो इसको बोलते हैं हीट पंप। और हीट पंप के अगर COP की बात करेंगे तो COP ऑफ हीट पंप बराबर होता है डिजायर्ड इफेक्ट, या फिर हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क। हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अरे गर्म करना है ना, उसको रूम को गर्म करना है, तो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो COP बराबर क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, और डिवाइडेड बाई वर्क क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एब्जॉर्ब।
वर्क डन वही होता है, यहाँ पे भी वही था ना वर्क डन। वर्क डन यहाँ पे भी क्या था, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एब्जॉर्ब, बिल्कुल वही काम किया गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा तन्मयता के साथ समझेंगे तो बहुत आसान है। तो ये भी जो आया हुआ है, ये जो आया हुआ है सीओपी, ये सीओपी जो है किसी भी प्रकार के रेफ्रिजरेटर के लिए, फॉर एनी नहीं सॉरी, किसी भी हीट पंप के लिए है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल हीट पंप, फॉर प्रैक्टिकल हीट, फॉर प्रैक्टिकल हीट पंप। प्रैक्टिकल या फिर इरिवर्सिबल कहने का मतलब है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कॉर्नोट वाला, ठीक है, बट प्रैक्टिकल कहने का मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, जबकि ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और रिवर्सिबल हीट पंप है। लेकिन अगर हम सीओपी जो है बात करें इसकी रिवर्सिबल की, ठीक, तो रिवर्सिबल के केस में रिजेक्शन किस पे हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे, और एब्जॉर्ब किस पे कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे। तो क्या लिख सकते हैं, टी एच डिवाइडेड बाई टी एच माइनस का टी एल, ठीक, टी एच डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सीओपी ऑफ हीट पंप। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर आइडियल, फॉर आइडियल और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और कॉर्नोट, और कॉर्नोट, कॉर्नोट हीट पंप, ठीक, कॉर्नोट हीट पंप। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों निकाल लिया, हीट पंप और सीओपी में अंतर समझ में आया, अरे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में अंतर समझ में आया, बिल्कुल एक ही डिवाइस है, मुंह घुमा दो इधर, इधर बैठ जाओ तो गर्म हो जाएगा, उधर बैठ जाओ तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म वाला प्लेस अगर हमारा डिजायर्ड प्लेस है तो हीट पंप हो जाएगा, और यदि ठंडा वाला प्लेस हमारा डिजायर्ड प्लेस है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों में रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है, एसएससी ने कई बार पूछा है, हर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। आइए इस रिलेशन को निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर and COP of heat pump, COP of heat pump। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के COP के बीच में रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन की बात करेंगे, ठीक। चलिए आइए इस रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखेंगे, इसमें इस रिलेशन की अगर हम बात करें तो देखेंगे, अभी हम लोगों ने निकाला कि सीओपी ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर इक्वल टू आया है टी एल डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी एल, और सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर आया है, सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर आया है टी एच डिवाइडेड बाई टी एच माइनस का टी एल, ठीक। चलिए अब देखिए, अब जो है इसमें क्या होगा कि यदि हम दोनों साइड एक जोड़ दें, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कर दें, और इधर भी एक जोड़ दें, टी एल अपान टी एच माइनस टी एल प्लस 1 कर दें, तो 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा टी एच माइनस का टी एल, तो यहाँ पे टी एल प्लस टी एच माइनस टी एल, ठीक। तो क्या कर देंगे, फलाने से फलाने को चीर देंगे, इससे इसको चीर दिया तो क्या बचा, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर टी एच अपान टी एच माइनस टी एल, और दिख रहा है ये टी एच अपान टी एच माइनस टी एल, यही भाई साहब है, ठीक। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। यानी कि सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में ये क्या है, रिलेशन है, इस बात को याद रखिएगा। एक बार नहीं 75 बार पूछा गया है इसको, ठीक है, ठीक। तो इस पे हम क्या कर दे रहे हैं, स्टार मार्क्स कर दे रहे हैं, ठीक।
ठीक, 5 स्टार, ठीक 5 स्टार, ठीक। ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये तो ठीक है, अभी पढ़ा, अभी सबको याद रहेगा। अरे भाई याद कैसे रखोगे, बाद में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, भूला जाता है, तो भूल जाता है बाद में, तो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे उसको, कैसे याद रखेंगे, तो याद ऐसे रखेंगे, ऐसे याद रखिएगा। भुलाता ये है इसमें कि इधर 1 था कि इधर 1 था, इसमें 1 जोड़ेंगे कि इसमें 1 जोड़ेंगे, तो कैसे याद रखेंगे भाई, कौन गर्म होता है, हीट पंप गर्म होता है ना, ठीक, और ये ठंडा होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठंडा होता है। तो रेफ्रिजरेटर ठंडे वाले में 1 जोड़ देंगे तो गर्म वाले के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो ठंडा वाला है उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, गर्म वाले के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ पर सीओपी निकल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक्चुअली ये भी एक प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से अगर देखेंगे इस चीज को, अगर इस बात को गौर से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की है कि जैसे हीट इंजन होती है, हीट इंजन जैसे होती है उसी तरीके से तो है। हीट इंजन में क्या होता है कि हीट इंजन में एक रिजर्वायर से हीट मिलता है उसको, और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, और उस हीट का दूसरा पार्ट, थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है वो दूसरे रिजर्वायर को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। यही तो होता है हीट इंजन में। यहाँ पर भी 2 रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर और एक रिजर्वायर, एक रिजर्वायर से हीट लेके दूसरे रिजर्वायर को हीट दे दिया, ठीक, और बदले में वर्क को कंज्यूम किया। वहां पे उल्टा होता है, हीट देते हैं तो वर्क देती है, यहाँ पे वर्क देते हैं तो हीट का आदान प्रदान करती है, कभी ठंडा कभी गर्म। बिल्कुल इसका क्या होता है, उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप जो होता है वो क्या होता है, हीट इंजन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो रिलेशन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। हीट पंप की सीओपी और रेफ्रिजरेशन, हीट पंप की सीओपी और हीट इंजन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अब हम लोग यही निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बार बार ये सब क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखिएगा, बार बार वही चीजें सब पूछी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। रिलेशन एक मिनट, हाँ, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ heat engine and COP of heat pump, COP of एक मिनट, हीट इंजन एंड COP ऑफ हीट पंप। ठीक, ये निकालना है, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP ऑफ हीट पंप। ठीक, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP ऑफ हीट पंप। चलिए इसको निकालते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने COP ऑफ हीट पंप जो था, COP ऑफ हीट पंप, इसकी वैल्यू आई थी TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL, ये आया था ना। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL आया था। ठीक है, अब और हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होता है ये होता है वर्क डन, इंजन कितना वर्क कर रही है, वर्क डन। अरे ये तो सबको याद होगा ना,
हीट इंजन है तो वर्क डन आउटपुट के रूप में मिलेगा और इनपुट क्या देंगे, हीट देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड, ठीक, हीट सप्लाइड। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बराबर वर्क डन क्या होगा, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। देखिए रेफ्रिजरेटर में हीट रिजेक्टेड ज़्यादा होता है, इसलिए हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एडेड करते हैं, और हीट इंजन में हीट एडेड ज़्यादा होती है रिजेक्शन से और रिजेक्शन कम होता है, इसलिए एडेड माइनस रिजेक्शन करते हैं, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ठीक, ये किसी भी प्रकार के हीट इंजन के लिए ये फॉर्मूला जो है किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी के लिए है। ठीक है, फॉर एनी हीट इंजन, ठीक, फॉर एनी हीट इंजन, फॉर एनी हीट इंजन। इसमें हमने काफ़ी जो है हम थर्मो भी कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, जिनका थर्मो क्लियर होगा, थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स जिसका क्लियर होगा उसको बहुत झमाझम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए लेकिन अगर रिवर्सिबल या फिर आइडियल की बात करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करेंगे, तो हीट एडिशन हायर टेम्परेचर पे होता है, ठीक, और हीट रिजेक्शन जो होता है लोअर टेम्परेचर पे होता है, डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर। ये जो होगा आइडियल इंजन की एफिशिएंसी होगी। ठीक, ये जो होगा आइडियल इंजन की एफिशिएंसी होगी। किसकी एफिशिएंसी होगी, आइडियल, ठीक, आइडियल इंजन, ठीक, फॉर आइडियल और कॉर्नॉट इंजन, कॉर्नॉट इंजन, आइडियल या फिर कॉर्नॉट इंजन। ठीक, इसमें और इसमें रिलेशन बता दीजिए, यही पूछा है एक बार, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसएससी ने पूछा, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, तमाम प्रकार के एग्जाम, जितने भी प्रकार के जेई के एग्जाम होते हैं, पीएसयू के एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। दोनों में रिलेशन निकाल दीजिए। इसमें क्या कुछ देख के लग रहा है, यहां पर हीट इंजन की एफिशिएंसी, ये हीट पंप है ना, ये हीट पंप एचपी, ठीक, तो टीएच अपान टीएच माइनस टीएल था, और हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हीट सप्लाइड, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एडेड। एक मिनट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्या हो गया, थोड़ा सा, कितने पे हीट ऐड होगी, किस टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही है ना। ठीक, क्या लग रहा है, इसको और इसको देख के लग रहा है कि बिल्कुल एक ही जैसा उलट दिया गया है। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बराबर होता है टी एच माइनस का टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 1 अपान सीओपी ऑफ हीट पंप। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया है कि नहीं, ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर की बात किया हम लोगों ने, और किसकी बात कर लिया, हीट पंप की बात कर लिया, ठंडा गर्म दोनों हो गया। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, फरमाता कैसे है, आइए इसकी बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक रेफ्रिजरेटर जो है टेम्परेचर लिमिट इतना और इतने के बीच काम करता है। बताया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट इक्वल टू -10 एंड इतना। तो जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ए कार्नाट रेफ्रिजरेटर या फिर ए रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन टेम्परेचर लिमिट of -10 degree centigrade and 37 इसको 7 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में काम कर रहा है। ठीक, एंड फॉर दिस रेफ्रिजरेटर extract
एक्सट्रैक्ट हीट एक्सट्रैक्ट 50 किलो जूल हीट एंड रिजेक्ट 72 किलो जूल of heat. Find the nature of refrigerator. ऐसा क्वेश्चन यहां भी पूछा गया और हीट इंजन में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे एक रेफ्रिजरेटर, और इस रेफ्रिजरेटर में देखेंगे कि ये है एक रेफ्रिजरेटर। ठीक, और इस रेफ्रिजरेटर में यहाँ से जो है, यहाँ से ये ले लेंगे, एक ये आ गया गोला सा। ठीक, और ये गोला सा आ गया, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, एक कैसा आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, तिरछा हो गया, एक कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, और ऐसा आने के बाद कैसा आ जाएगा, ऐसा। उसके बाद कैसे होगा, कैसे होगा, उसके बाद जो है ऐसे होगा। ठीक, और ऐसे होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब यहां पर जो हायर टेम्परेचर है वो TH की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और TL की वैल्यू दे रखा है -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और यहां से हीट क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और QA हीट एक्सट्रैक्ट कितना हो रही है, 50 किलो जूल, और यहां से हीट क्या कर रहा है, इसको रिजेक्ट कर रहा है, और कितना रिजेक्ट कर रहा है, 72 किलो जूल। पूछ रहा है कि क्या होगा, वर्क भी देना पड़ रहा होगा भाई, फ्री में थोड़ी करेगा, वर्क देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। फ्री में कर देता तो फिर क्या ही मतलब था, AC चलाओ दिन भर, 16 पे करके रजाई ओढ़ के गर्मी में सो मस्त। ठीक, तो फ्री में नहीं करेगा भाई। चलिए अब यहां पर आ जाएंगे, TL हो गया, TH हो गया और वर्क हो गया। ठीक, अब अगर हम, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी टेम्परेचर लेंगे हमेशा केल्विन स्केल में लेते हैं। तो TL दिया हुआ है। ठीक, TL क्या दिया है, TL। ठीक, तो TL बराबर TL बराबर -7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो -7 + 273, -7 + 273, तो ये केल्विन में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 266 केल्विन। ठीक, और TH दे रखा है कितना, TH दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37 + 273, तो कितना हो जाएगा, 273 और 7, 280 और 310 केल्विन। ठीक, निकालो, COP निकालेंगे। यदि कार्नाट COP, आइडियल COP निकालेंगे इसकी, तो आइडियल COP हम लोग जानते हैं क्या होता है, TL/TH - TL। तो TL की वैल्यू है 266, 266 डिवाइडेड बाई 310 - 266 बराबर 266 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा 0, फिर 10 में से 6 गया 4। ठीक, 44, तो 266 में 44 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 266 में 44 से भाग दे देंगे, 266 भागे 44, 6.045, कितना आ जाएगा, 6.045। एक बात ध्यान रखिएगा, COP हमेशा 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, COP हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, या फिर 1 भी हो सकती है, बट 1 से कम नहीं हो सकती। ठीक, चलिए दूसरा इसका जो एक्सपेक्ट है उससे भी निकालते हैं। दूसरा एक्सपेक्ट क्या है कि दूसरा एक्सपेक्ट में ये कहा गया है कि हीट एब्जॉर्ब, हीट को जो एब्जॉर्ब किया है इसने, कितना एब्जॉर्ब किया है, 50 किलो जूल, और हीट को रिजेक्ट कितना किया है इसने, 72 किलो जूल ऑफ हीट रिजेक्ट किया है। तो अभी पढ़ा था COP ऑफ इक्वल टू
हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। ठीक, तो हीट एब्जॉर्ब कितना है 50 किलो जूल डिवाइडेड बाई ये कितना है 72 माइनस का 50, तो कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 72 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, तो ये हो जाएगा 22, तो 50 बटा 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 में 22 से भाग दे दीजिए, 50 भागे 22 2.27 कितना आ जाएगा 2.27। ठीक, ये जो COP आई है ये प्रैक्टिकल COP है। ठीक है, COP जो है ये क्या है प्रैक्टिकल, यानी कि वास्तव में इसकी जो COP होगी वही होगी, यही होगी 2.27। ठीक, और ये जो है आइडियल COP है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये वाला जो है जो आया हुआ है ये वाला जो है आइडियल COP है। ये वाला कैसा COP है, ये वाला आइडियल है, आइडियल और कॉर्नॉट COP। ठीक, आइडियल या कार्नोट COP। अब देख रहे हैं कि आइडियल वाली वैल्यू ज़्यादा है और प्रैक्टिकल वाली वैल्यू कम है, तो बिल्कुल ठीक है, मामला क्या है फिट है। अगर कहीं प्रैक्टिकल वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और आइडियल वाली वैल्यू कम हो जाती तो उस केस में ऐसा रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आइडियल वाला ज़्यादा है और प्रैक्टिकल वाला कम है, तो इस केस में जो है क्या है पॉसिबल है। ठीक, तो कैसी कैसी कंडीशन बनेगी, क्वेश्चन एग्जामिनर को क्या चाहिए, एक कोना चाहिए। जैसे ही एक कोना मिलेगा उसमें क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा। चलिए, पहला कंडीशन कि इफ COP ऑफ ठीक कार्नोट रेफ्रिजरेटर, यदि COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर ठीक इज ग्रेटर देन COP ऑफ गिवन रेफ्रिजरेटर। ठीक, यदि कार्नोट रेफ्रिजरेटर की COP दिए गए रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा है तो फिर ये क्या होगा पॉसिबल होगा, पॉसिबल रेफ्रिजरेटर होगा, पॉसिबल रेफ्रिजरेटर। ठीक, पॉसिबल रेफ्रिजरेटर। और दूसरा क्या होगा कि इफ COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ गिवन रेफ्रिजरेटर, देन क्या होगा, तो इसको बोलेंगे कार्नोट आर आइडियल रेफ्रिजरेटर। भाई साहब ये आइडियल है, आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल में संयोग से 6.045 और ये भी वही आ जाता, तो इसका मतलब कि जो भी रेफ्रिजरेटर की बात किया जा रहा है वो रेफ्रिजरेटर कैसा रेफ्रिजरेटर है, वो बिल्कुल आइडियल रेफ्रिजरेटर है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के COP के बराबर हो गया, तो क्या हो गया वो आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक, क्या हो गया वो आइडियल रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है तो इसे मात्र और मात्र क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा। ठीक है, इस संयोग वर्ड से जो है एक चीज याद आ गया, एक बार एग्जाम हो रहा था और दो लड़के जो है ऐसे लिख रहे थे, एक के पीछे एक बैठा हुआ था और उसमें से देख के लिख रहा था, और लिखा हुआ था पूरा का पूरा कॉपी उसने उसी में से देख के लिखा हुआ था अपने आगे वाले से। ठीक है, और पूरा छाप दिया था। उसके बाद जब कॉपी चेक हो रही थी तो पूछा गया कि किसी ने नकल तो नहीं किया है, तो उसने बोला कि सर नकल हमने नहीं किया है, लेकिन हमारी कॉपी अगर किसी के कॉपी से मैच करती है तो इसे मात्र और मात्र संयोग कहा जाएगा। ये क्या है, केवल और केवल संयोग है। ऐसा हमने किया नहीं है, ये संयोग से हो गया है कि हमारी और उसकी कॉपी क्या कर गई, मैच कर गई है। ठीक है, तो ये मात्र और मात्र संयोग है। ठीक, तो ऐसे ऐसे भी कलाकार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहां पर कि अगर हम ये कहें कि इफ यदि COP जो है कार्नोट COP, अब देखिए यहां पर कलाकारी, यदि कार्नोट रेफ्रिजरेटर की COP लेस देन हो गई किससे, COP ऑफ गिवन रेफ्रिजरेटर, दिए गए रेफ्रिजरेटर के COP से कम हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर
भाई साहब कहाँ से बना देंगे ऐसा, ठीक, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो आई थिंक रेफ्रिजरेटर ऐसे ही हीट पंप के साथ में भी है, कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब आइडियल, आइडियल है जब सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा तभी तो आइडियल है, जब आइडियल से तुम आगे चले जा रहे हो तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये बात हो गई, हम लोगों ने ये सब रेफ्रिजरेटर के सीओपी ओपी के बारे में पूरा बात कर लिया, ठीक है, सीओपी और हीट पंप ये सारी चीजें बात कर लिया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक, और ये बात हो गई कारनाट, कारनाट रेफ्रिजरेटर की बात हो गई और कारनाट हीट पंप की बात हो गई, ठीक, क्योंकि इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों भी देख लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिकल हीट रेशियो के टर्म में होता है और आइडियल वाला टेम्परेचर रेशियो के टर्म में होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम यहां पर बात करेंगे, अच्छा इसमें कुछ चीजें और हैं, उन चीजों को यहां पर लिख देते हैं कि क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग नोट लगाएंगे, और नोट कितने रुपए की लगाएंगे, 500 की नोट। क्यों 500 की नोट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए एक 500 की नोट लगाते हैं यहाँ पर, ये जा क्यों नहीं रहा है, ठीक, चलिए यहाँ पर लगाया एक 500 की नोट, ठीक, नोट लगाया, ठीक है। अब इस नोट में क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि जो कारनाट रेफ्रिजरेटर की सीओपी होती है वो जो है एक ही टेम्परेचर लिमिट के बीच कार्य करने वाले सभी रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, सेम होती है, कारनाट रेफ्रिजरेटर या फिर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो द सीओपी ऑफ ऑल कारनाट रेफ्रिजरेटर working between same temperature limit is same। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, अरे भाई क्या आया था, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आया था, TL अपान TH अपान TL, इसमें कुछ और दिख रहा है क्या, टेम्परेचर ही तो है, यदि TL और TH सेम है तो चाहे जितना लगा लो उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच सबका क्या आएगा, सेम आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो है सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच कार्य करने वाले सभी कारनाट या फिर आइडियल रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है, सेम होती है। अगर हम दूसरा टर्म बात करें इसी में, दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स ये पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, जो भी बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम चीजें एग्जाम में हूबहू छपी हैं, वही चीजें बात हो रही है, अदरवाइज फालतू का समय नहीं है कि यहाँ पे नष्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा है कि द सीओपी ऑफ कारनाट रेफ्रिजरेटर इज नॉट डिपेंड, क्या, नॉट डिपेंड ऑन, क्या, नॉट डिपेंड ऑन वर्किंग सब्सटेंस, बट ध्यान रखना केवल और केवल किसके साथ, कारनाट के साथ में, ऐसा नहीं है कि कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, करेगा, लेकिन कारनाट के केस में नहीं करेगा। तो ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इस ऐसा हो रहा है, क्योंकि फिर से वही बात कि सीओपी में केवल टेम्परेचर ही तो दिख रहा है भाई, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। उस रेफ्रिजरेटर में कौन सी चीज, कौन सा वर्किंग फ्लूइड डाल के चला रहे हो आप, एयर डाल के चला रहे हो या फिर कोई रेफ्रिजरेंट डाल के चला रहे हो, R11 डाल के चला रहे हो कि R12 डाल के चला रहे हो कि कैसे चला रहे हो, जैसे चला रहे होगे, यदि कारनाट रेफ्रिजरेटर है तो उस केस में वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, यहां पर किसकी बात करेंगे, अब यहां पे बात करेंगे हम लोग, हाँ अब इसमें दिक्कत क्या थी, कारनाट रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे फिर एक पॉइंट और है कि एक पॉइंट की और बात करते हैं हम कि यहाँ पर दिक्कत किस बात की थी, दिक्कत इस बात की थी कि इसमें दो प्रोसेस जो था, कारनाट रेफ्रिजरेटर में दो प्रोसेस था, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। तो इन कारनाट रेफ्रिजरेटर
refrigerator, in Carnot refrigerator there are two isothermal and there are two isothermal and two adiabatic प्रोसेस दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ठीक। और एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक। आइसोथर्मल एंड दिस टू processes are not possible simultaneously, not possible simultaneously, these two processes are not possible simultaneously. So अच्छा, हिंदी वाले ये मत कहना कि हिंदी में नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई हिंदी में बोल तो रहा हूं ना, वही बात हिंदी में मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है। कि कार्नाट रेफ्रिजरेटर में दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है और ये दोनों प्रोसेस एक साथ पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनामिक में आप भली बात ही पढ़े होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होती है, तभी अचीव कर पाएंगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो भाई किसी सिस्टम में एक चीज ऐसे ऐसे चलाना है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, और एक चीज ऐसे ऐसे चलाना है, चलेगा सिस्टम, कैसे चलेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस काफी फास्ट प्रोसेस होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और ये दोनों प्रोसेस एक साथ पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए कार्नाट रेफ्रिजरेटर इज practically not possible। भाई ऐसा मत बोल देना कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है थ्योरेटिकली, तभी तो कार्नाट साहब ने बना दिया इसको, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करके और डिवाइस बनाने की कोशिश किया तो फिर दिमाग उनका क्या हो गया था, चकरा गया था कि भाई पॉसिबल नहीं है। तो इन तीन बातों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम लोग, ये कार्नाट साइकिल है। तो कार्नाट साइकिल में ये प्रॉब्लम आ रही थी, अब इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे भाई, कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस आ रही थी, इसको दूर करो तब जाकर के प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि केवल कागज कलम और कॉपी पेन पे करने से नहीं होगा ना, इसको ग्राउंड पे उतारो तो तभी तो कुछ होगा, तभी तो बनेगा। तो फिर दिमाग लगाया गया, और दिमाग लगा करके और उसके बाद जो है दूसरी साइकिल आई, और उस साइकिल पर अब रेफ्रिजरेटर बनेगा। देखिएगा आप लोग, इसमें जो बनेगा, अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, ठीक। रिवर्स जूल साइकिल, या इसका और क्या नाम है, रिवर्स जूल साइकिल आर, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक। और क्या है दूसरा, और भी नाम है भाई इसका, और रिवर्स नहीं, इस बार रिवर्स नहीं, हर बार रिवर्स होगा क्या, इस बार रिवर्स नहीं, ठीक। क्या होगा, बेल कोलेमन साइकिल, बेल कोलेमन साइकिल, ठीक, बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है। तो ये होता है, ठीक, रिवर्स जूल साइकिल, ये होता है रिवर्स जूल साइकिल, या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, या बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है।
ये साइकिल होगा। इसमें इस समस्या को क्या किया गया, दूर किया गया। इसको इतना सुंदर क्यों लिखा गया है, इसको इतना सुंदर लिखने का पर्पज ये है कि कई बार ये नाम ही पूछा गया है कि रिवर्स जूल साइकिल इज आल्सो नोन एज रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बेल कोलेमन साइकिल। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इतना समय इसको दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें कैसे इस समस्या को दूर किया गया। ये जो तकलीफ दुख आया हुआ था, इस समस्या को इसमें दूर किया गया था। क्या किया गया था कि इसमें जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल हो रहा था, उसको आइसोबारिक कर दिया गया, कांस्टेंट प्रेशर पे कर दिया गया। ठीक है, तो देखेंगे इसका पीवी और टीएस डायग्राम, और अब फील आएगा वास्तव में कि ठंडा कैसे करता है। ठीक है, तो तैयार रहिए आप बिल्कुल समझने के लिए। ठीक है, इसका पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया कौन सा, पी और वी, बी हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया, पी हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम। तो पीवी डायग्राम। ठीक, प्रोसेस 1 से 2 जो होगा आइसोबारिक कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, पिछली बार आइसोथर्मल और एडियाबैटिक थी। ठीक है, तो इस बार जो है एडियाबैटिक को रखेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक जिसको आइसेंट्रोपिक कहते हैं उसको रखेंगे, आइसोथर्मल को गायब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडियाबैटिक वाली थोड़ा फास्ट होती है, तो थोड़ा बहुत फास्ट कर देंगे और थोड़ा स्पीड एक लिमिट में होगी तो काम चला लेगा। ठीक है, चलिए, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहां पर जो है पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, थोड़ा ठीक से बन भाई। ठीक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, इसके बाद आइसोबारिक हीट एडिशन। कौन सा हीट एडिशन, आइसोबारिक हीट एडिशन। ठीक, और आइसोबारिक हीट एडिशन के बाद फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो जो दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल थी उसको क्या कर दिया, आइसोबारिक कर दिया। ठीक है, जो दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल थी उसको क्या कर दिया, आइसोबारिक कर दिया। ठीक है, अब एक चीज थर्मो से आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि हम पीवी डायग्राम की बात करते हैं तो पीवी डायग्राम पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो नेगेटिव स्लोप के साथ में होती है। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप के साथ में होती है, तो यानी नेगेटिव स्लोप का मतलब जो होता है एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी। तो देखिए यदि इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। लेकिन अगर इधर से इधर जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटेगी। ठीक, तो इस तरीके से होगी। आइसोथर्मल भी नेगेटिव स्लोप के साथ में होता है और एडियाबैटिक भी नेगेटिव स्लोप के साथ में होता है, बट दोनों के स्लोप में अंतर होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि dp अपान dv, ठीक, dp अपान dv आप एडियाबैटिक, ठीक, ये जो आता है गामा टाइम्स dp अपान dv ऑफ आइसोथर्मल, इसका मतलब कि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। भाई स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्लोप यहाँ पर बताएंगे तो और समय लग जाएगा। ठीक, स्लोप का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम हॉरिजेंटल, यहाँ से एक जो है स्पर्श लाइन ऐसे खींच दें, ठीक, और हॉरिजेंटल लाइन खींचे ऐसे, तो ये एंगल बन रहा है, ये कम है। अगर ये यहीं पे यहाँ से खींच दें, इसको यहाँ से ऐसे खींच दे टेंजेंट लाइन और हॉरिजेंटल खींचे तो ये एंगल ज़्यादा है, यानी कि नीचे वाले का जो स्लोप है वो ज़्यादा है और ऊपर वाले का स्लोप कम है। तो ये ऊपर वाला जो है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, और ये नीचे वाला क्या है, ये पिंक वाला क्या है, एडियाबैटिक, पिंक वाला क्या है, एडियाबैटिक। तो इसीलिए ये है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे खींच दिया इसको। ठीक, ये लाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक, ये ऐसे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, कई बार बता चुके हैं कि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें, इसलिए साइकिल कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चलती है। ठीक है, तो प्रोसेस 1, 2, 3 और 4। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा टीएस डायग्राम पे बना लेते हैं। इसी डायग्राम को किस पे बना लें,
इसी डायग्राम को बना लेते हैं टीएस पे। पीवी और टीएस कई बार तो यही पूछ देता है, दोनों का कन्वर्जन ही पूछ देता है। पीवी और टीएस डायग्राम का कन्वर्जन, इसको साइड में करते हैं। ठीक, ये हो गया साइड में। चलिए अब यहां पर आ जाएंगे पीवी और टीएस का। तो 1 से 2 आइसोबारिक। अब फिर से आ गई बात, कौन सी बात? फिर से बात आ गई कि टीएस डायग्राम पर जो है, टीएस डायग्राम पर जो है कैसे होती है आइसोबारिक लाइन और कैसे होती है आइसोकोरिक लाइन। ठीक, तो देखिए फिर से हम बता देते हैं dt अपान ds ये स्लोप होता है। और यदि हम आइसोकोरिक की बात करेंगे यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका स्लोप होता है t अपान cv। और यदि हम dt अपान ds स्लोप की बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक का, तो इसकी वैल्यू होती है t अपान cp। थर्मोडायनामिक्स से पता होगा कि cp इज ग्रेटर देन cv। भाई इसीलिए कहा जाता है कि थर्मो जो है बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जिसका थर्मो बढ़िया होगा उसको बहुत तगड़ा समझ में आ रहा होगा, और जिसको थर्मो में दिक्कत होगी उसको यहाँ पे भाई क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि थर्मो नहीं आएगा तो RAC IC पावर प्लांट HMT हाई हवा नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए थर्मो इज द बेस, इसलिए बेसिक थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स चलेगा यहाँ पर डेमो में, ऑफलाइन में डेमो में बेसिक थर्मोडायनामिक्स चलेगा। ठीक है, तो और चल भी रहा है बेसिक थर्मोडायनामिक्स ही। पहले बेसिक थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, उसके बाद IC, उसके बाद RAC IC पावर प्लांट और HMT, ऐसे सीक्वेंस वाइज में चले जाएगा। तो एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट में जो रोल इस सेगमेंट में थर्मोडायनामिक्स का है, अगले सेगमेंट में वही रोल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। इसलिए मैकेनिक्स पहले पढ़ाया जाता है। यदि मैकेनिक्स आ रहा है आपको, तो मैकेनिक्स आ रहा है तो आपको सोम आएगा, टोम आएगा, डिजाइन आएगा और प्रोडक्शन आएगा। ठीक, और मटेरियल साइंस तो थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है। हो गया पूरा, इंजीनियरिंग कवर हो गई कि नहीं कवर हो गई? तो अप्रोच है उसका, कहीं से भी घुस के कुछ भी करने लगेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो भी लोग देखे थोड़ा थर्मो वर्मो रिवाइज करने के बाद देखे इसको तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। Cp इज ग्रेटर देन Cv है, तो जब Cp ग्रेटर देन Cv है तो किसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा? किसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा? Cv कम है ना, तो इसलिए आइसोकोरिक का स्लोप ज़्यादा होता है। इसलिए dt अपान ds ऑफ आइसोकोरिक इज ग्रेटर देन dt अपान ds ऑफ क्या हो जाएगा? आइसोबारिक। यानी कि और स्लोप कैसा आता है? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी क्या होगी? बढ़ेगी। और नेगेटिव स्लोप में एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि क्या होगी? घटेगी। तो ये दोनों ही लाइन ऐसे होगी। एक देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी भी बढ़ रही है, दोनों में ही बढ़ रही है। ठीक है, बट दोनों का स्लोप अलग है, दोनों का स्लोप अलग है। अगर हम यहाँ से टेंजेंट डालें तो ये एंगल बन रहा है, और यहाँ से टेंजेंट डालें तो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाले का स्लोप कम है तो ये आइसोबारिक है। ठीक, और इसका स्लोप ज़्यादा है तो ये क्या है? आइसोकोरिक है। ठीक है, तो अब हम ऐसी ही लाइन बनाएंगे यहाँ पर, तो तैयार रहिए। ठीक, चलिए इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं, थर्मो की चीज़ें हैं। ठीक, चलिए अब प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 क्या है? तो प्रोसेस 1 से 2 जो है आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है। अरे वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेशर होगा ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ठीक, तो 1 से 2 आइसोबारिक कंप्रेशर, तो 1 से 2 में जो है आइसोबारिक कंप्रेशन होगा। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा, एक मिनट, ये हो गया आइसोबारिक कंप्रेशन। 2 से 3 में नहीं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, 1 से 2 जो हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, या फिर यहीं बनाते हैं इसको, 1 से 2 में एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, और 2 से 3 में आइसोबारिक क्या होगा? हीट रिजेक्शन होगा, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। ठीक, तो ये आइसोबारिक क्या हो जाएगा? हीट रिजेक्शन। आ गई वैसी ही लाइन, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ी,
आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। उसके बाद 3 से 4 एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक। और 4 से 1 आइसोबारिक, ये क्या हो रहा है, यहां पर एडियाबैटिक क्या हो गया, एक्सपेंशन। और यहां पर ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ठीक, हीट एडिशन होगा, सॉरी हीट। यहां पर क्या होगा, 2 से 3 में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन होगा। तो आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन होगा तो एंट्रोपी घटेगी और टेम्परेचर घटेगा। उसके बाद एक्सपेंशन होगा, उसके बाद हीट क्या होगा, ऐड होगा, और हीट ऐड होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर से एंट्रोपी को रिलेट मत करिएगा। जब भी हीट ऐड हो रही है सिस्टम में तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और यदि सिस्टम से हीट निकाली जा रही है तो एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये थोड़ा सा डाइवर्जिंग टाइप का होता है, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्जिंग टाइप का होता है डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये बन गया टीएस डायग्राम, पीवी और टीएस डायग्राम दोनों बन गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस, प्रोसेस 1 से 2, ठीक, प्रोसेस 1 से 2। अभी ये इधर है ही है क्या, चलिए प्रोसेस 1 से 2 में, प्रोसेस 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक। प्रोसेस 2 से 3 में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, ठीक। प्रोसेस 3 से 4 में क्या होगा, प्रोसेस 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। एक चीज याद रखिएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ना ही ऐड होती है ना ही रिजेक्ट होती है, तो इन दोनों प्रोसेस में कभी हीट ऐड रिजेक्ट नहीं होने वाली है, ठीक। और प्रोसेस 4 से 1, प्रोसेस 4 से 1 में आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक हीट एडिशन, आइसोबारिक हीट एडिशन, ठीक है। यही कहलाती है बेल-कोलमैन साइकिल, और इसी साइकिल पर जो है आगे रेफ्रिजरेटर काम करेगा, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। तो ये देखा हम लोगों ने, ठीक है। इसका पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम और प्रोसेसेस को देखा, कैसे ये बनाया गया ये भी देखा। जिसका थर्मो थोड़ा बहुत सही होगा उसको बहुत सही से समझ में आ रहा होगा। बाकी हमने बताने की कोशिश भी किया, बट बहुत ज़्यादा इसमें जाएंगे तो थर्मो चलने लगेगी, आरएसी बंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम बन गया। तो अब इसमें दिखाएंगे हम साइकिल में, देखिए यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पर जो है हीट जो है रिजेक्ट हो रही है, यानी कि यहाँ से हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी, और यहाँ पर हीट क्या होगी, सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, ठीक। क्यू ऐड होगा। प्रोसेस 2 से 3 में हीट रिजेक्ट होगी और प्रोसेस 4 से 1 में हीट क्या होगी, ऐड होगी। तो प्रोसेस 2 से 3 में, क्योंकि प्रोसेस 2 से 3 आइसोबारिक और इसी में हीट ऐड रिजेक्ट हो सकती है। अरे इसमें और इसमें तो हीट ना ही ऐड हो सकती है ना ही रिजेक्ट हो सकती है ना, ये भी बात कॉमन सेंस लगाते हुए चलना है, कोरिलेट करते हुए, अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसी चीज को यहाँ पे दिखाएंगे, तो 2 से 3 में हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगी, हीट रिजेक्ट होगी, और यहाँ पर हीट क्या होगी, सिस्टम में यहाँ से ऐड होगी, ठीक, क्यू ए, ठीक है। तो देखिए अगर हम चाहें तो खूब अब आराम से सीओपी निकाल सकते हैं। बाकी कंप्रेशन किया गया है ना, तो कंप्रेस करने के लिए वर्क देना पड़ेगा ना, तो डब्ल्यू यहाँ पे क्या हुआ है,
यहाँ पे W देना पड़ेगा, यहाँ पे भाई साहब W को क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी हो रहा है ये सब। तो 1 से 2 में क्या होगा, यहाँ पर W को एंट्री देनी पड़ेगी। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए तो देखिए, अगर हम हीट एडेड निकालें या हीट रिजेक्टेड निकालें, पहले हीट रिजेक्टेड निकालते हैं कि हीट रिजेक्शन हो रहा है, और हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ में हो रहा है, 2 से 3 में हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो Q बराबर ये पढ़ा होगा ना, बचपन में पढ़ाया जाता था MC डेल्टा T। ठीक, जब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और यदि M को 1 किलो मान लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP, और डेल्टा T T2 माइनस T3 हो जाएगा, T2 माइनस का T3। ठीक, और हीट ऐड हो रही है कहाँ पर, हीट ऐड हो रहा है कहाँ पर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है 4 से 1 में, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। तो Cp इंटू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T4, T1 माइनस T4 क्या हो जाएगा, T1 माइनस T4। अब देखिए, अब यहां पर जो है अब ये दोनों निकल गया। अब यदि हम वर्क निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की बात चल रही है ना, यहाँ पे हीट रिजेक्शन ज़्यादा होता है, बताया था। जिनको नहीं याद आ रहा होगा पिछली वीडियो में जाके देखेगा। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, Cp, और ये है T2 माइनस का T3, और माइनस यहाँ पे ये क्या है, Cp T1 माइनस T आ गया। W अब याद आ रहा होगा, COP ऑफ किसका, रेफ्रिजरेटर। COP अगर हम निकालेंगे तो COP बराबर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई वर्क डन। ठीक, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई वर्क डन, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब कितना है, Cp, और T1 माइनस का T4 डिवाइडेड बाई वर्क डन है Cp T2 माइनस T3 माइनस का Cp इंटू T1 माइनस T4। तो यहां से हो जाएगा COP बराबर Cp कट जाएगा ना कॉमन होकर के, तो T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस का T1 माइनस T4। ठीक, अब देखिए, अगर हम T1 माइनस T4 कॉमन कर लें तो COP बराबर आ जाएगा 1 अपान T2 माइनस का T3 डिवाइडेड बाई T1 माइनस का T4 माइनस का 1। ठीक, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, COP टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में आ गया, टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में आ गया ये COP। ठीक, ये COP किसके फॉर्म में आ गया, टेम्परेचर लिमिट के फॉर्म में। अभी इसको जो है दूसरे फॉर्म में भी पूछता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, इसको दूसरे फॉर्म में भी पूछता है, वो प्रेशर रेशियो के फॉर्म में पूछता है। ठीक, तो प्रेशर रेशियो के फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है इसके आगे जो है कल बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर रेशियो के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और प्रेशर रेशियो के फॉर्म में ये फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, प्रेशर रेशियो के फॉर्म में कैसे आता है और कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें कैसे हो रहा है कि कंप्रेशन कहाँ होगा, हीट रिजेक्शन कैसे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, उसके बाद एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, फिर हीट एडिशन क्यों हो रहा है, कैसे ठंडा हो जा रहा है, ये बात कल सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इस पीछे के वीडियोज को रिवाइज करिए, उस चीज़ों को समझिए। ठीक है, और बिल्कुल तैयार रहिए। अब कल जो है बिल्कुल फील करेंगे कि कैसे जो है कूलिंग होती है, रेफ्रिजरेशन होता है वास्तव में। ठीक है, कैसे ठंडा कर देता है, और यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता चला जाएगा VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि आपके घर में AC लगी हुई है, और इसके जस्ट बाद जो रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे हम लोग वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, जो आपके घर में AC लगी है, जो फ्रिज लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि मॉल में और सिनेमा घरों में या फिर बड़े बड़े
बिजनेस बिल्डिंगों में, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में कौन सी एसी लगी होती है, वहाँ पर कौन सी एसी लगी होती है, कैसे ठंडा करते हैं, बड़े लेवल पे ठंडा करना होता है तो कैसे ठंडा करते हैं, सारी बातें करेंगे। ठीक है, इसके आगे जो है कल बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एकदम धुआंधार। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।